नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो हम पिछली वीडियो में हुमायूं और शेरशाह सूरी पढ़ चुके हैं। अब हम अकबर को पढ़ेंगे। तो अकबर जो है ना, एक बहुत बड़ा पार्ट है अकबर का, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिख के पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो हम इसको जितना जल्दी हो सके करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहेंगे। हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए ही, बस पॉइंट वाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल में। ये हमने हुमायूं के टाइम पर भी बता दिया था। जब हुमायूं घूम रहा था इधर उधर, बेघर हो गया था वो, तो उसने शरण ली थी अमरकोट के राजा वीरसाल के। यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी, वहाँ पर ही अकबर का जन्म हुआ था। बचपन का नाम अकबर का जलाल था, जलाल मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, तो इसका नाम जलाल था। और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1456 में हो गया था। तो देख रहे हैं, 1542 में इसका जन्म हुआ था और 1556 में इसका राज्याभिषेक हो गया। मात्र 14 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हो गया था, तो बहुत छोटा ही था ये। ठीक है, और ये हमें डेट याद रखनी है इसकी, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। 14 फरवरी 1556 को हुआ था और कालानौर में हुआ था। उस समय कालानौर में था, जब हुमायूं के मरने की खबर पता चली थी तो तब ये कालानौर में था। तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक हो गया था। बताया जाता है कि ईंटों का सिंहासन बनाकर इसका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, शिक्षक कौन थे इसके? अब्दुल लतीफ़ ईरानी और लाला कलावंत। ये हिंदू संगीत की शिक्षा भी इसने ली थी। वैसे तो अकबर अनपढ़ था, मतलब अपना नाम लिखना नहीं जानता था, अनपढ़ का मतलब। ठीक है, लेकिन इसने वैसे ही जैसे हिंदू संगीत की शिक्षा और ऐसी चीज़ों में इसने बहुत रुचि थी, तो इसने इनका ज्ञान भी प्राप्त किया था। तो इसके गुरु के नाम में अब्दुल लतीफ़ ईरान के थे ये, और लाला कलावंत, जिन्होंने इसको हिंदू संगीत की शिक्षा दी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बादशाह गाजी। गाजी कौन होता है? गाजी होता है जो काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, गाजी बोलते हैं इसको, जो काफिरों का नाश करने वाला होता है। अब काफिर कौन होते हैं? काफिर में मतलब बहुत ज़्यादा मतभेद है इसमें। काफिर में कुछ तो कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम नहीं है वो सभी काफिर हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह मतलब किसी भी फॉर्म में नहीं मानते, तो वो काफिर हैं। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन गाजी का मतलब हमसे पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बताया कि गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, तो इसका अभिभावक बैरम खान था। ठीक है, अभिभावक था ये। 1556 से 60 तक रहा था इसका अभिभावक ये बैरम खान। बाद में इसको, बैरम खान को इसने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है राज्य में, तो इसको बोल दिया कि आप मक्का मदीना की यात्रा पर निकल जाओ, मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाओ। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान के नेतृत्व में हेमू की हार हुई थी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, बैरम खान को इसने खाने खाना की उपाधि दी थी, अकबर ने ही दी थी, खाने खाना। और जो वो थे ना, रहीमदास के दोहे, वो इन्हीं के पुत्र थे। ये जो है ना, बैरम खान खाने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को ही बैरम खान के नेतृत्व में हेमू की हार हुई। हेमू कौन था? इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूरज भी कहा जाता है। हेमू बहुत ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन युद्ध के समय क्या हुआ था, अचानक से कुछ, मतलब एक समझ लो ट्रेजेडी समझ लो, कि इसकी आंख में तीर लग गया था। ठीक है, तो जब आंख में तीर लग गया तो फिर ये गिर पड़ा। उसके बाद फिर बैरम खान ने अकबर से भी कहा कि इसका यहीं पर सर कलम कर दो। अब वो अलग अलग कुछ कहते हैं कि बैरम खान ने इसको मारा, और कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने ही इसको मारा। दिल्ली के अंतिम सफल हिंदू सम्राट के रूप में हेमू को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य, ठीक है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, और ये है कि मतलब कुछ लोग शिवाजी को भी बोलते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में, पहली बात तो दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो हमें हेमू पर ही टिक करना है। ठीक है, शिवाजी को कम लोगों का सपोर्ट है, हेमू को ज़्यादा लोगों का सपोर्ट है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। हरम दल से मुक्ति 1562 में अकबर ने कर दी थी। हरम दल क्या है? हरम दल का मतलब होता है एक ऐसा स्थान होता था जिनके महल में या कहीं भी, जहाँ पर या तो महिलाएं या फिर सम्राट, सिर्फ इन्हीं की एंट्री थी। ठीक है, महिलाएं मतलब एक ग्रुप होता था महिलाओं का, जो सम्राट के लिए ही होती थी। वहाँ उस जगह में सिर्फ महिलाएं जा सकती थी या फिर सम्राट जा सकते थे, और किसी भी पुरुष की एंट्री नहीं होती थी। ठीक है, तो उसे बोलते थे हरम। तो हरम दल, और हरम दल से इसने, अकबर ने हरम दल से मुक्ति कर दी थी, मतलब हरम दल को बंद करा दिया था 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, सॉरी सांगा नहीं, प्रताप, महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। हार मतलब इन द सेंस उन्होंने हार स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उन्हें भागना पड़ा था वहाँ से। हार तो उन्होंने मरते दम तक स्वीकार नहीं करी थी। उनके पुत्र ने जहांगीर से संधि करी थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करी थी। ठीक है, राणा प्रताप के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी।
ठीक है। 1615 में संधि करी थी, लेकिन राणा प्रताप ने कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं करी थी। प्रथम वैवाहिक संबंध की बात करते हैं तो जो ये कछवाहा राजपूत है ना राजस्थान के, तो हुआ क्या था, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था अकबर, ठीक है। तो वहाँ पर ही जो राजा भारमल थे उनको लालच आया कि अकबर के अगर हम अपना मतलब अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमें कोई और आक्रमण भी नहीं करेगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री, जिसका नाम हरखाबाई ज़्यादा बोलते हैं, जोधाबाई पे बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। कहा जाता है कि जोधाबाई वो थी जिसका विवाह जहांगीर से हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हरखाबाई ही ज़्यादा माना जाता है, वैसे जोधाबाई भी कई जगह दिखाया गया है। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया और अपने पहले वैवाहिक संबंध अकबर ने इन्हीं से बनाए थे, कछवाहा राजपूत से। और अकबर ने ये कहा था, अपने उसमें आदेश दिया था कि केवल एक ही स्त्री से विवाह करना है, और अगर दूसरी स्त्री से पुत्र या पुत्री किसी भी संतान की प्राप्ति ना हो तभी दूसरा विवाह कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे विवाह पर रोक लगा दी थी अकबर ने। अकबर अक्सर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मैं बता रहा था ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है कि इसने सूफिज़्म को काफ़ी प्रोटेक्शन दी थी, मतलब सूफिज़्म में अपनी रुचि दिखाई थी इसने, ठीक है। गुजरात विजय 1572 में कर ली थी अकबर ने, और ये गुजरात विजय के दौरान ही पुर्तगालियों से मिला था और पहली बार समुद्र देखा था, ठीक है। अब ये क्यों चर्चा में आता है पहली बार समुद्र देखा, ये बताया जाता है कि जो पुर्तगाली थे ना, उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा था उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। मतलब मान लो ये भारत है अपना, है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस समुद्र पर अपना कब्जा अच्छे से कर लें, हम इतनी अपनी सेना को समुद्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, तो हम पूरा कब्जा कर पाएंगे। तो फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा ने यहाँ गुजरात में अपना पूरा कब्जा कर लिया था इस पर, जो ये है ना मतलब समुद्र के किनारे पूरा, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, ठीक है। कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि जो भी हमारा वाटर है हम उस पर अपना कब्जा रखें, किसी और को ना आने दें। तो यहाँ पर अकबर से भी इन्होंने टैक्स वसूला था पुर्तगालियों ने, तो इसलिए ये चर्चा में आती है कि उसने पहली बार समुद्र कहाँ देखा था। स्मिथ ने गुजरात अभियान को दुनिया का सबसे तेज़ अभियान बताया है। तो ये एक हिस्टोरियन है स्मिथ, उन्होंने कहा है कि गुजरात अभियान ने बहुत तेज़, मतलब बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया था अकबर ने। 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो 1576 में बंगाल और बिहार को भी, अकबर का राज्य आप जानते हैं ना बहुत बड़ा था, कश्मीर से लेके नीचे साउथ तक भी जा रहा था, पूरा डेक्कन, इधर अफगानिस्तान तक, बहुत बड़ा राज्य था अकबर के टाइम पे। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में आगरा के निकट निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्थल, अब जो ये नीचे हैं ये बहुत याद रखने हैं हमको, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो जामा मस्जिद है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है। पंचमहल, ये जो पंचमहल था ना, ये बौद्ध मोनास्ट्री थी, बौद्ध विहार जैसा था इसका नक्शा पंचमहल का, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये मैंने बताया था कि अकबर शेख सलीम चिश्ती के यहाँ भी जाता था और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, ताकि इसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो तभी इसको जहांगीर पैदा हुआ था। जहांगीर नाम तो बाद में पड़ा था, पहले उसका नाम सलीम ही था, ठीक है। गोल्डन पैलेस, उसको मरियम महल भी कहते हैं, ये भी वहीं बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई पैलेस, और ये दीवाने आम और दीवाने खास, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है। और बीरबल की कोठी भी वहीं पर थी। जहांगीर महल जो है वो आगरा किले में था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी वाला जो किला है उसमें क्या नहीं था, तो जहांगीर महल नहीं था। जहांगीर महल जो था वो आगरा के किले में था, ठीक है। अकबरी शैली का पहला उदाहरण था ये, अकबरी शैली मतलब जानते हैं ना कि मतलब स्ट्रक्चर उसकी, तो उसी के नाम रख दिया कि अकबर ने बनवाया है, तो अकबरी शैली का पहला उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखो, अकबर की सौतेली माँ महम अगना के पुत्र अधम खान ने अकबर के सेनापति को मारा था। ये थी महम अगना। अब इसकी जो खुद की माता थी, ठीक है, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो ये अकबर की सौतेली माँ थी। इनका अकबर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इनका एक पुत्र था अधम खां, ठीक है। तो ये जो अधम खां था, अकबर मतलब पहले इनकी बात बहुत मानता था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, अकबर ने धीरे धीरे इनके ग्रुप से निकलना बाहर किया और इनसे बिना पूछे एक अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये बात इनको पसंद नहीं आई, महम अगना को और इनके पुत्र को, तो अधम खान ने सेनापति की को मार दिया। इस पर अकबर बहुत गुस्सा हुआ और अकबर ने अधम खां को ही मार दिया, ठीक है। अधम खां को बिना किसी की इजाज़त लिए, या फिर वो तो सम्राट था, इजाज़त की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बिना महम अगना को बताए ही मार दिया था। फिर कुछ दिनों बाद महम अगना की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब तक ये लोग जिंदा थे, महम अगना और इसका पुत्र अधम खां, तब तक अकबर की सरकार को पेटीकोट सरकार भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ स्त्री की चलती है, इसलिए इसका नाम फेमस हो गया था पेटीकोट सरकार के नाम से, ठीक है। उनके कार्यकाल में
उनके पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया था। अब ये जो सलीम था ना, इसने जब ये बड़ा हुआ धीरे धीरे तो इसने विद्रोह कर दिया और ये स्वतंत्र शासक की तरह इलाहाबाद में काम करने लगा। जैसे कि मतलब ये अपने सुल्तान की नहीं मानता था, ऐसे स्वतंत्र शासक काम करने लगा था। ठीक है, तो इसीलिए अकबर ने क्या करा था कि अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था डेक्कन से। डेक्कन जानते हैं ना, वो हैदराबाद और उधर मतलब हैदराबाद वाला जो एरिया है उधर, वो डेक्कन बोलते हैं हम उसको पूरा। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने अबुल फजल को बुलाया, लेकिन रास्ते में अबुल फजल आ ही रहा था। इसी बीच इसने क्या करा, जो ये था सलीम या जहांगीर जो था, इसने इसकी मृत्यु करवा दी। और किसके थ्रू करवा दी? बुंदेला सरदार वीर सिंह के थ्रू इसकी मृत्यु करवा दी। ठीक है, मतलब बुंदेला सरकार वीर सिंह को लालच दिया कि जब मैं राजा बनूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दूंगा, और इसको इसके बाद इसने 3000 मनसब का वो भी बनाया था, मनसबदारी भी दी थी इसको। ठीक है, 3000 मनसब की मनसबदारी, हम देखेंगे मनसब क्या होता है आगे, अभी बस ये देख लेते हैं कि 3000 मनसब की मनसबदारी दी थी जब ये राजा बना था जहांगीर। क्यों? क्योंकि इसने मित्र अबुल फजल, अकबर के जो मित्र थे ना अबुल फजल, उनकी हत्या कर दी थी। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। गुलाम दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 में। 1562 में ही इसने शादी भी करी थी जोधा भाई या हरका भाई, कुछ भी कह लो उससे। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर जानते हैं ना, हिंदुओं पर जो कर लगाया जाता था अपने उसमें जाने के लिए, ब्राह्मण वगैरह पर भी जो कर लगाया जाता था उसे जजिया बोलते थे। और तीर्थ यात्रा कर तो है ही, तीर्थ पर जाने के लिए जो कर लगेगा। ठीक है, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी लेके गया ये। इसने देखो कैसे किया, पहले आगरा में थी, ठीक है, आगरा, उसके बाद फिर लेके गया फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फिर वहाँ से लेकर गया ये लाहौर, कुछ दिन ही रही थी लाहौर तो। ठीक है, और लाहौर से फिर वापस आ गया आगरा राजधानी। इतनी राजधानी अकबर ने, अकबर का शासनकाल भी तो बहुत लंबा था ना, अकबर और औरंगजेब का ही था, दोनों का सबसे लंबा 49 ईयर्स का शासन था। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना कब करी थी? इबादत खाना 1575 में करी थी। इबादत खाना क्या था? विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। असल में अकबर ने ये जान लिया था कि अगर पूरे भारत पर कब्जा करना है ना, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी कौन है? हिंदू है, तो उनके बिना सिर्फ इस्लाम को लेकर चलने पर ये कब्जा नहीं कर सकता। तो इसने क्या करा, इसने सोचा अब ये सिर्फ इस्लाम को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपको देखेंगे हम बाद में कि इसके खिलाफ तो वैसे ही फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, जो मौलाना वगैरह थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया था। तो इसने सोचा कि मैं एक नया धर्म बनाता हूँ जिसमें सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर एक नया धर्म चला दूंगा, जिसका नाम दीन इलाही रखने का सोचा। वो धर्म चल नहीं पाया था, खाली बीरबल ने उसको एक्सेप्ट किया था हिंदुओं की तरफ से। तो ठीक है, तो इसने उसके लिए सब शुरुआत तो कैसे ही करनी थी, तो इसने पहले इबादत खाना बनवाया था, इबादत खाना। ठीक है, 1575 में। और 1578 में फिर इसने क्या करा कि ये इसके दरवाजे सभी के लिए खोल दिए कि सभी धर्म के लोग आओ और यहाँ पर अपनी अपनी बात रखो। ठीक है, सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। ये मजहर क्या है? मजहर का मतलब है, मजहर का मतलब ये है कि अब से आगे मजहर की घोषणा के बाद क्या हुआ कि किसी भी धर्म में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बात होती है, तो अकबर का डिसीजन ही फाइनल होगा। ठीक है, अकबर का निर्णय ही फाइनल होगा। ठीक है, और किसी की नहीं चलेगी, किसी धर्म में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो अकबर ने बोल दिया वही फाइनल होगा। इसके बाद इसे, ठीक है, दीन इलाही, मैं जो बता रहा था कि दीन इलाही धर्म चलाने का सोचा इसने। 1582 में इसने दीन इलाही लॉन्च किया, लेकिन वो चल नहीं पाया। ठीक है, स्वतंत्र धर्म कहा है इसको फानी ने। और इलाही संवत, अब जब 1582 में दीन इलाही किया है तो इलाही संवत उसके अगले साल से शुरू होगा, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। 1583 लाहौर में स्थानांतरित करी 1585 में। ठीक है, पहले आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया, फतेहपुर सीकरी से फिर लाहौर लेकर गया। बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, और सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो इसने अच्छे अच्छे काम किए, मतलब ये है। घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः शुरू की थी। तो घोड़ों को दागने की हमने सबसे पहले देखा था किसने करी थी, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद फिर किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी की बात करी थी ये शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी के बाद फिर अकबर ने कर दी शुरू। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा, और सैनिकों का हुलिया भी बनवाया था। मनसबदारी प्रणाली, इसने 1574-75 में मनसबदारी प्रणाली शुरुआत करी थी। ये मंगोलिया की थी, मतलब जो इसकी बेसिक माना जाता है मंगोलिया से। वैसे अकबर की थोड़ी अलग थी, बिल्कुल सेम मंगोलिया जैसी नहीं थी, लेकिन मनसबदारी प्रणाली उधर से ही मतलब एडॉप्ट की थी इन्होंने। ठीक है, अब इसमें क्या था, मनसबदारी में ऐसा था कि मनसब का मतलब होता था, मनसब जो मनसब होता है ना, मनसब का मतलब होता था एक पद। ठीक है, मनसब का मतलब होता है पद। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मान लो 10 मनसब हैं। ठीक है, तो 10 मनसब पे एक अधिकारी बना दिया, वो हो गया मनसबदार। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अगर एक मनसबदार के पास 10 मनसब हैं, ठीक है, तो उसको 20 घोड़ों का पालन करना पड़ेगा। 20 घोड़े, क्यों? क्योंकि जो यात्रा के दौरान घोड़े थकते हैं और युद्ध के दौरान भी थकते हैं, तो उनको बदलना पड़ता है। कुछ घोड़ों को रेस्ट देना पड़ता है और कुछ को युद्ध में लगाया जाता है। तो इसलिए
इसने मनसबदारी प्रणाली इस तरह शुरू करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर 10 घुड़सवारों के लिए 20 घोड़ों वाले मनसबदार को प्रदान किया, ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, मीर बख्शी क्या है? मीर बख्शी इसकी सेना का एक मतलब एक तरह से इसका मिलिट्री हेड था, लेकिन वो सेनापति नहीं था, सेनापति के अतिरिक्त एक मिलिट्री हेड था। उसका काम क्या था मीर बख्शी का? मीर बख्शी कोई नाम नहीं है, मीर बख्शी एक पद का नाम है। ठीक है, ये एक पद है मीर बख्शी, ऐसा नहीं है ये कोई व्यक्ति का नाम हो, लग रहा है ना देखने में ऐसा, लेकिन ये एक पद है। ठीक है, तो इसका काम क्या था कि मनसबदारों की सूची रखना, सैनिकों को भर्ती करना। ठीक है, सैनिकों को भर्ती करेगा, उनके हथियारों की व्यवस्था करेगा और निरीक्षण करेगा। इसका मतलब पूरा सेना का रखरखाव करना इसी का काम होता था। ठीक है, मुजफ्फर खान ने तुर्वती और राजा टोडरमल दीवान और राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी का पद संभाला। देखो, जो ये था मुजफ्फर खान तुर्वती, ये ने हटाओ यहाँ से। मुजफ्फर खान तुर्वती जो था ना, ये पहला दीवान था, टोडरमल से भी पहला। अगर पूछा जाए सबसे सक्सेसफुल दीवान कौन था तो टोडरमल था, लेकिन सब पहला दीवान कौन था? ये था ये मुजफ्फर खान तुर्वती, पहला दीवान। ठीक है, अभी हम टोडरमल के बारे में पढ़ेंगे। टोडरमल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा टोडरमल दीवान थे। ठीक है, और टोडरमल ने भू राजस्व में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। टोडरमल ने क्या करा था कि इसने क्या करा कि पिछले 10 सालों का एवरेज निकाला, जो भी उत्पाद हो रहा है उसका। ठीक है, अब इसने क्या करा कि 10 सालों का एवरेज निकाला और उसका 1/3 हिस्सा जो टैक्स के रूप में लगाया। अब ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसी साल तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, लेकिन किसी साल बहुत कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो 10 साल का एवरेज निकाल लिया, उससे क्या हुआ कि ना तो किसी पे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और ना बहुत कम देना पड़ेगा। मान लो किसी साल बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, ठीक है, तो उस साल तो किसान आराम से दे देंगे, लेकिन किसी साल बहुत कम हुआ तो उस साल किसान बहुत भूखे मर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए इसने पूरे 10 साल का एवरेज निकाल कर 1/3 फिक्स कर दिया था। नेक्स्ट है जब्ती, ये जाब्ती बोल दो इसको या जब्ती बोल दो, जब्ती प्रणाली भी शुरू करी थी इन्होंने। इस मतलब अब के टाइम पे टैक्स कलेक्शन की बहुत सारी प्रणाली थी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थी। जैसे अगर हम दक्कन में देखें, ठीक है, तो दक्कन में क्या थी? दक्कन में इसकी थी कि हल के आधार पर जितने हल जिसके पास ज़्यादा होंगे उतना ही उससे कर ज़्यादा लिया जाएगा। इस तरह से इसने अलग अलग लगाई थी। ठीक है, संगीतकार तानसेन, इनका नाम क्या था? बचपन का नाम या असली नाम कह लो, रामतनु पांडे इनका नाम था। ठीक है, अकबर के दरबार थे, अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। तानसेन की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है, और सुलहकुल क्या है कि न्याय के लिए। ठीक है, इस नीति ने अकबर को धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक उदारता के रूप में स्थापित किया। तो इसने सुलहकुल की भी स्थापना करी थी। किस लिए स्थापना करी थी? कि कोई भी जो मतलब ये न्याय दिलाने के लोगों को। ठीक है, फिर ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जौनपुर के धार्मिक शिक्षक काजी ने सभी मुसलमानों के लिए अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसने क्या करा, जो जौनपुर के मौलाना थे उन्होंने देखा कि अकबर तो बहुत ज़्यादा लिबरल है, ये तो मतलब हिंदुओं की भी सुनता है और हिंदुओं को अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी रख रहा था। तो इन्होंने एक फतवा जारी किया, सभी मुसलमानों से बोला कि आप इसका अपोज़ कीजिए। सभी मतलब एक फतवा जारी कर दिया कि आप इसकी बात मत मानो, और इसके खिलाफ एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि विद्रोह टाइप ही करवा दिया था। ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ उसने शिक्षा में भी सुधार किए। ये खुद तो अनपढ़ था, लेकिन इसने शिक्षा में सुधार किए थे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट थे जो इसने कंपलसरी कर दिए थे, जैसे ज्योमेट्री वगैरह थे, वो इसने कंपलसरी कर दिए थे अकबर ने। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है पूरे अकबर में। अकबर के नवरत्न। ठीक है, तो अकबर के नवरत्न ये थे, अकबरनामा की रचना जिन्होंने करी थी और आईन अकबरी की रचना जिन्होंने करी थी, एक तो ये थे। ठीक है, ये कौन थे? अबुल फजल थे, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ अबुल फजल लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं हम, अबुल फजल। ठीक है, तो ये अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना करी। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा इन्होंने। ठीक है, और अमेरिका की खोज का वर्णन भी किया। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, आईन अकबरी और अकबरनामा, ये इनकी रचनाएं हैं अबुल फजल की। दूसरे हैं फैजी, ये अबुल फजल के ही भाई थे, लेकिन ये इनके कोर्ट पोइट थे, अकबर के राजकवि कह सकते हैं इनको हम। ठीक है, ये जो क्या था ना, ये अनुवाद विभाग के प्रमुख बना दिए थे। ठीक है, और इन्हीं की देख रेख में जो बदायूनी थे ना, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्जनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था फारसी में, और रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो क्या है कि फैजी की देख रेख में, ठीक है, फैजी की देख रेख में बदायूनी ने महाभारत का और रामायण का अनुवाद किया था। महाभारत और रामायण का, महाभारत का नाम क्या रखा था? रज्जनामा रखा था, और रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी था, लेकिन देख रेख फैजी की थी।
तानसेन तो हम जानते ही हैं, रामतनु पांडे इनका नाम था, महान संगीतकार है। इनके बारे में एक बात बताई जाती है कि दिया राग था एक, तो लोगों ने अकबर से कहा कि ये दिया, मतलब ऐसा था वो कि सिर्फ तानसेन ही उसको गा सकते थे। तो तानसेन ने बहुत मना किया था कि नहीं, ये दिया राग रहने दो, इससे बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित होती है। मतलब इस बात को कोई प्रमाण नहीं है, ये कहानी के तौर पर मैं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी जगेगा, और कहानी तो है ही, मज़ा आता है सुनने में कहानी तो दिया राग इन्होंने, जब तानसेन ने दिया राग गाया तो बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो गई थी और लोग इधर उधर भागने लगे, और तानसेन बहुत ज़्यादा जल भी गए थे उसमें। बाद में सही हो गए थे, बहुत मुश्किल से सही हुए थे, कुछ दिनों मरे नहीं थे उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे तानसेन। ठीक है, दिया राग गाने से इतनी ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। बीरबल, वास्तविक नाम इनका महेश दास था, और ये इनके विशेष सलाहकार थे, ये भी इनके नवरत्नों में से एक थे, ये बहुत याद रखना है। महेश दास इनका नाम था। ठीक है, राजा टोडरमल राजस्व और वित्त मंत्री थे, दहसाला प्रणाली के जनक। राजा टोडरमल, तो दहसाला प्रणाली तो मैंने बता ही दिया कि 10 साल का एवरेज निकाला इन्होंने। राजा टोडरमल संस्थान जो है वो हरदोई में है, यूपी में अभी भी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स को। उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम राजा टोडरमल भूरेख प्रशिक्षण संस्थान है। ये रहा, राजा टोडरमल भूरेख प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? हरदोई में है। ठीक, अगले थे राजा मानसिंह, आमेर के कछवाहा राजपूत थे ये इनके सेनापति थे, इसके क्या बोलते हैं, अकबर के सेनापति थे, और इनकी बहन से जहांगीर की शादी हुई थी, बहन से जहांगीर की शादी हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब देखो ये बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने, तो बैरम खां को तो भगा दिया था, लेकिन रहीम को तो रखा था ना, और इनको नवरत्न में भी रखा था। ये रहीम वही वाले हैं जो जिनके दोहे पढ़ते हैं ना हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये वही वाले रहीम है। तो इनका नाम पूरा है अब्दुल रहीम खाने खाना, और इनकी बाद में जब जहांगीर के टाइम पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, और इन्होंने दोहे में भी अपने दर्द को बयां किया था। ठीक है, तो बैरम खान के पुत्र थे और नागर शोभा की रचना की थी। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बैरम खान के पुत्र थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्ला दो प्याज़ा, यहाँ से तो पता ही चल रहा, प्याज से किचन याद आ जाएगी। मुल्ला दो प्याज़ा तो कुक थे ये, अमात्य मंत्री भी थे, लेकिन ये कायदे में रसोई का पूरा काम संभालते थे। ठीक है, और ये थे फ़कीर अजीजुद्दीन, ये अकबर के निजी चिकित्सक थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ़कीर अजीजुद्दीन ये कौन थे? ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। रॉल्फ फिंच ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के टाइम पर यहाँ की अकबर के दरबार में आए थे ये, लेकिन ये जो थे ना, ये आए थे स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से नहीं आए थे ये बात ध्यान रखने की है। स्थल मार्ग से आने वाला पहला यात्री अकबर के दरबार में थे रॉल्फ फिंच, पहला अंग्रेज था ये। ठीक है, और ये, हाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जब अकबर भारत का सम्राट था ना, तो उसी समय इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। पूरे लगभग 1-2 साल का ही अंतर है इनके शासनकाल में, जब तक बराबर ही रहे थे दोनों। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में कर दी थी, तो अकबर ही शासन था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन शासक था, तो अकबर ही था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब बदल गए थे। ठीक है, तब जहांगीर हो गए थे। जैन मुनि हरिविजय अकबर के दरबार में रहते थे, ये एक जैन मुनि थे। अकबर क्या करना चाहता था ना, अकबर सारे धर्मों का पता लगाना चाहता था कि हर धर्म में क्या है, और उस धर्म के लोगों को वो कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसने इनको उपाधि भी दी थी, जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने इनको। ठीक है, कई साल तक रहे थे। जरी कलम या जरीन कलम का अर्थ है सुनहरी कलम। पहले ये देखो, जो ये मोहम्मद हुसैन थे ना, ये कश्मीर के थे ये। ठीक है, इसको उपाधि दी थी जरी कलाम, ये चित्रकार थे, कश्मीर के चित्रकार थे। इनको अकबर ने उपाधि दी थी जरी कलम या जरीन कलाम। ठीक है, इसका अर्थ होता है सुनहरी कलम। और ये चित्रकार के साथ साथ सुलेख जानते क्या होता है? जो हम कहते हैं ना कैलीग्राफी, तो वो बहुत अच्छी करते थे ये, तो इनको जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, आगरा में, और यह बिना गुंबद का है। ठीक है, सिकंदरा आगरा में है और यह बिना गुंबद का है। तो ये अकबर है, और इसमें ना क्वेश्चन इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि देख रहे हो कितना लंबा है, अगर इनके क्वेश्चन बना देना तो बस पूरा 1-2 घंटे की वीडियो हो जाती फिर तो ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे जहांगीर, पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।